अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट। मैं हूं ईसा नकवी। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद शहर इक़्तिदार में माइनस की गूंज है। ये दावा सिर्फ मुस्लिम लीग नवाज़ या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुखालिफ सियासी जमातें नहीं कर रही, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से ये बात हो रही है कि साबिक वज़ीर आज़म बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब को उनकी अपनी जमात ने गालिबन माइनस कर दिया है। इसी मामले पर आज बात होगी। स्टूडियोज़ में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नईम पंजोता साहब, हमारे साथ स्टूडियोज़ में ही मौजूद हैं सीनियर माहिर कानून जनाब हाफिज़ एहसान खोकर साहब, सीनियर जर्नलिस्ट अदील सरफराज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, और हमें वीडियो लिंक के ज़रिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से जाहिद खान साहब ज्वाइन कर रहे हैं। आज हैरान कुन तौर पर अली अमीन गंडापुर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंचे। वो तलबगार हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रास्ता मिले, कि मुलाकात हो पाए इमरान खान साहब से। सुप्रीम कोर्ट के बाहर जब वो गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने कहा कि इमरान खान को कौन माइनस कर सकता है, और साथ ही उन्होंने ये कहा कि सिर्फ इमरान खान का पाबंद हूँ। सुनिए। क्या बातें कर रहे हो? इमरान खान को माइनस कर सकता है? तुम बताओ, कोई कर सकता है इमरान खान को माइनस? बजट पास कर उसकी बहन को जाके पूछ लो ना। कह रही है मैं भाई इमरान खान मेरा लीडर, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मेरा लीडर है इमरान खान। मैं इमरान खान को जवाब दे हूँ। इमरान खान मेरा लीडर है, उसका हुक्म मेरी सराखों पे है। इमरान खान के जो रिश्तेदार हैं उनकी मदद जरूर करते हैं, इमरान खान के सपोर्टर्स की भी करते हैं, वोटर्स की भी करते हैं, लेकिन मैं पाबंद सिर्फ एक शख्स का हूँ, उसके हुक्म का, वो इमरान खान है। पाबंद सिर्फ इमरान खान का। और साथ ही अली अमीन गंडापुर ने कहा कि मैं ही हूँ वो शख्स जो इमरान खान की सोच को समझता है, और मैं ये समझ चुका हूँ कि इमरान खान किसी भी सूरत खैबर पख्तूनख्वा असम्बली और वहाँ पर मौजूद हुकूमत को ख़त्म नहीं करना चाहते। देखिए। साहब हो क्या, इससे पहले हमने ट्राई नहीं किया होगा मिलवाने के लिए अपने किसी नुमाइंदे को, कोशिश नहीं की होगी, लेकिन नहीं करते। अब बात यह है कि दो सवाल आप कर रहे हैं, मैं देखो इमरान खान को जवाब दे हूँ। इमरान खान की सोच अगर हुकूमत को खत्म करने की हो, असम्बली को खत्म करने की हो, तो वो मुझे एक हुक्म दे, मैं एक मिनट खत्म कर दूं। मुझे पता था कि इमरान खान इस वक्त अपनी हुकूमत खत्म नहीं करना चाहता, और मैं कैसे उनकी हुकूमत खत्म करवा देता उनके हुक्म के बगैर। कल ये बात साबित हो गई कि इमरान खान की सोच को मैंने समझा हुआ था, और मैंने वही किया कि इख्तियार उनके पास रहे, और ये चीज़ और ये हुकूमत और ये किला और गढ़ उनके इख्तियार में रहे और उनके पास रहे, और वही का साबित हो गया। अब जो लोग इमरान खान की सोच को नहीं समझ सके, वो ये काम कर रहे थे और कर भी रहे हैं। तो बकौल गंडापुर साहब, अली अमीन ही वो शख्स हैं जो इमरान खान की सोच को समझ चुके हैं। दूसरी तरफ है इमरान खान की बहन अलीमा खान साहिबा अडियाला जेल के सामने शिकवा कुना है कि गंडापुर साहब आपने और आपके एमपीएज ने तो यहाँ आना था, आप कहाँ गायब हो गए। देखिए। अली गंडापुर ने तो कहा था हम सुबह को सारे एमपीएस इधर आ रहे हैं। हमने तो ये सुना था। हुई थी आपसे, एक कमिटमेंट हुई थी। मेरे से नहीं हुई थी, लेकिन मैंने मुझे बताया गया था, फैसला हुआ था। क्योंकि हमने कहा था कि हमारी तरह करें जैसे हम खड़े होते हैं यहाँ पे। हम आके यहाँ 10 घंटे खड़े होते हैं, क्या आप लोग नहीं खड़े हो सकते इमरान खान के लिए कि वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में है? क्या कोई नहीं खड़े होना चाहता? इन दोनों टॉक्स में आपने जो दो साहिबान देखे, अलीमा खान साहिबा के ऐन अकब में मौजूद हैं नईम पंजोता साहब, और जब अली अमीन गंडापुर गुफ्तगू कर रहे थे तो उनके अकब में आपने देखा होगा अदील सरफराज, और दोनों साहिबान दोनों की गुफ्तगू पर मुस्कुरा रहे थे। अदील सरफराज साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो ये बताएं कि आज अली अमीन गंडापुर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या करने गए, क्यों गए? सर देखें, पहले तो हमारे लिए बड़ा हैरान कुन था अली अमीन गंडापुर साहब का सुप्रीम कोर्ट में आना। सुबह जब हम जागे तो हमें मालूम हुआ कि आज वो आ सकते हैं, तो मैं तकरीबन 9:31 या 32 मिनट पर सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर पहुंचा। पुलिस एहलकार से पूछा तो उसने कहा कि साहब तो आ चुके हैं, 9 सवा 9 बजे पहुंच चुके हैं। हम गए कमरा अदालत नंबर 1 में, साथ उनके थे लतीफ़ खोसा साहब और एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा, जो लीगल माइंड्स हैं, लीगल्स जिन्हें हम कहते हैं। वो उन्हें लेकर गए कमरा अदालत नंबर 1 में, जहाँ पर चीफ जस्टिस तो मौजूद नहीं थे, जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं वो बैठे थे, जस्टिस शकील अब्बासी। और इन्होंने जाकर कहा कि हमने एक दरख्वास्त दायर की है, इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं हो रही, बजट का सेशन चल रहा है। तो उस पर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कह दिया कि भाई हम तो बेख्तियार हैं, हमारे पास तो इख्तियार नहीं है, चीफ जस्टिस मुल्क में है, चीफ जस्टिस से आपने अगर रब्ता करना है करें, रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से रब्ता करना है करें, हम कुछ नहीं कर सकते, लिहाजा आपने गलत दरवाज़ा खटखटा दिया है। बहरहाल वो बज़िद रहे, और अली अमीन गंडापुर साहब भी इस दौरान रोस्टम पर आ गए। उन्होंने एक छोटी सी तकरीर वहाँ पर की, और वो करके बाहर आ गए और फिर मीडिया से गुफ्तगू की और चल दिए। इस पूरी एपिसोड में हम वहाँ पर खड़े सोच रहे थे कि ये यहाँ पर आए क्यों हैं। मैंने बल्कि उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये सवाल भी पूछा कि आपको आपकी लीगल टीम ने मशवरा नहीं दिया कि आपके जो चीफ जस्टिस हैं, अव्वल तो वही बेख्तियार हैं,
आप तो जस्टिस मंसूर अली शाह के पास आ गए हैं। 26वीं आईनी तरमीम के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह तो कुछ नहीं कर सकते, जस्टिस या आफरीदी इवन वो कुछ नहीं कर सकते। करना है तो आईनी बेंच की कमेटी ने करना है। तो ये जो आप यहाँ पर आए हैं, ऐसा एक तासुर कायम हुआ है कि प्लेइंग टू द गैलरी है, कि आप शायद वो जो एक आपको PR एक्सरसाइज देखिए लग ना, रहा है कि आप शायद आपने पार्टी जो है उसमें कहीं कोई फेस गड़बड़ सेविंग कर कह दी है, सकते तो उसके लिए हैं। अब आपने कहा, कुछ तो करूं। 2-3 दिन से आप पर एक तनकीद हो रही है। बजट आपने मंजूर कर लिया, उसके ऊपर आप पर तनकीद बड़ी शदीद हो रही है। आपकी पार्टी के जो अहम रहनुमा हैं वो बात कर रहे हैं, आप उसके लिए अचानक आपने ये रास्ता चुना और आपने शायद कंधा इस्तेमाल करने की कोशिश की जस्टिस मंसूर अली शाह की। वो शायद समझ गए थे, भांप गए थे, उन्होंने कोई ऐसी ऑब्जर्वेशन नहीं दी जिसको जवाब बनाकर फिर गेम को आगे और मजीद खेला जा सकता था। बहरहाल ये मुझे लगता है कि सिंपली प्लेइंग टू द गैलरीज था और कुछ भी नहीं था। जस्टिस जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं वो अपनी फेस सेविंग के लिए यहाँ पर आए थे और उन्होंने वहाँ पर जो बातें की हैं मादरत के साथ मुझे तो मंतक से आ रही ही नजर आई। सही। पंजोता साहब, आप लोग क्या हमें आके बाहर कि हम अडियाला जेल गए, खान साहब से मुलाकात हुई, ट्वीटें होती हैं, आप लोग कहते हैं कि जनाब पार्टी को हिदायत कर दी है, बिल पास होगा मिनरल्स वाला, उससे पहले मुशावरत होगी, बजट पास होगा उससे पहले मुशावरत होगी, ये पार्टी पॉलिसी है। तो गंडापुर साहब ने कहा आप लोग कहाँ समझते हैं, मैं इमरान खान का माइंड रीड कर गया हूँ, वो समझ चुके हैं कि इमरान खान के दिल में और दिमाग में क्या चल रहा है। तो आप बाहर आकर जो भी टॉक करें, आपकी तरफ से जो भी उनकी हिदायत आ रही हो, तो गंडापुर साहब नोज वेल। देखें ईसा नकवी साहब, मेरी जब मुलाकात हुई थी 4 महीनों में 2 दफ़ा मैं मिला हूँ। मुझे समात में 2 समातों में जाने का मौका मिला, अदरवाइज़ लिस्ट में हर दफ़ा नाम होता है, नहीं जाने देते और समातों में भी नहीं जाने देते। जज साहब ने बड़ी मेहरबानी की, उन्होंने कहा कि मैं अदालत ही बर्खास्त करता हूँ अगर उसे नहीं बुलाया जाए। बहरहाल 2-3 दफ़ा पहले भी उन्होंने किया, नहीं किया गया, इस दफ़ा उन्होंने मतलब वो जाने दिया। तो ये पहली दफ़ा खान साहब ने मुझे कहा था कि आपने जाकर ये कहना है उनको कि तब तक बजट पास नहीं होगा जब तक मुझसे मुशावरत नहीं होगी। मैंने अलीमा आपको को बाहर आके बता दिया, उन्होंने आके टॉक कर दी और उसके बाद मैसेज तमाम लोगों तक पहुँच गया। उसी दिन मुलाकात हमारी के बाद अली अमीन गंडापुर साहब भी मिले और गेट पर मुझे जाते हुए मिले। मैंने कहा ये बात है और हम जाकर ये, उन्होंने जाकर जो गुफ्तगू की बात की कि हम आपसे मुशावरत करेंगे और बाहर निकल कर उन्होंने कहा जी कि IMF की हम जो शराइत हैं वो नहीं मानेंगे जब तक हमारी मुलाकात नहीं कराएगी। वैसे सुना है कि उस मुलाकात में बड़ा प्रोटोकॉल भी गंडापुर साहब को पहली मरतबा अडियाला जेल में भी लगा कि वो चीफ मिनिस्टर हैं, कॉफ़ी शॉफ़ी भी पिलाई गई थी उनको। पिलाई होगी जी, मैं तो पहले निकला अमूमन ऐसा नहीं हमसे होता तो था, पेंसिल लेकिन वो पेंसिल मुलाकात बड़ी सुना है कि पेपर जबरदस्त कोई चीज़ हमें तो लेकर जाने की इजाज़त नहीं होती। बस खान साहब से बड़ी मुश्किल से जाकर मुलाकात होती, वो विचार में हर जुमरात बैठते हैं, हर मंगल बैठते हैं। बहरहाल अली अमीन साहब के पास ये ऑप्शन था कि जाकर मुलाकात कर रही हैं। अली अमीन जो खुद कहते हैं कि मैंने पूरी कोशिश की, हर तरह से हर चैनल इस्तेमाल किया कि मुझे एक्सेस मिले, इजाज़त नहीं मिली, क्योंकि बजट अगर पास ना किया जाता तो डेफिनेटली जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है वो लगाने के लिए जो सदर है या गवर्नर है या मीटिंग चल रही थी या अफवाहें चल रही थी या जो कुछ हो रहा था वो चल रहा था। 30 तारीख तक हमारे पास टाइम था, 2-3 दिन और वेट किया जा सकता था, लेकिन उनका मौक़िफ़ यही है कि ऐसी सूरत हाल थी जिसके अंदर जो है वो आपके फॉर एग्जाम्पल वो समझ गए कि खान साहब के दिल में असल में क्या चल रहा है। नहीं, दिल में समझने की बात नहीं है। खान साहब तो कभी भी नहीं कहते कि आपने हुकूमत ख़त्म करनी है। उन्होंने ये नहीं कहा जाकर के अली अमीन को CM से हटा दो। अगर वो कहेंगे CM से हट जाएंगे, अगर वो कहेंगे कि असम्बली ख़त्म कर दो, हुकूमत ख़त्म कर दो, तो वो ख़त्म कर देंगे। ऐसी कोई डायरेक्शन। अच्छा, वैसे ये डायरेक्शन दे थी कि आपने अप्रूवल से हमने पहली मरतबा बजट पास ना होने से हुकूमत चली जाएगी, ये तो हम जानते हैं। ये हमने पहली मरतबा सुना है कि असम्बली भी चली जाएगी और तहलील हो जाएगी बजट पास ना होने से। इसकी आइन और कानून में कहाँ गुंजाइश है? ये गंडापुर साहब ने और उनकी पार्लिमानी पार्टी ने कैसे, कहाँ ये डिस्कस किया, कैसे, किस वकील ने उनको ये बताया कि अगर आप बजट पास नहीं करेंगे तो असम्बली तहलील हो जाएगी? देखिए, अली अमीन साहब ने और तमाम अगर लोगों ने, हुकूमत चली जाती है तो स्पीकर फिर दावत देंगे, तमाम MPs थे, तमाम ने ये मुशावरत जो की उसके ऊपर यही तय हुआ कि हम इसको कंडीशनली पास करते हैं, जो खान साहब इसके अंदर इनपुट देंगे उसको ऐड कर लिया जाएगा। इसी बात के ऊपर तमाम लोग मुत्तफिक भी हुए। जो मैंने सुना है कि उन्होंने कहा कि इसके अंदर ऐड कर इमरान खान की राय जो है ऐड की जाएगी और मुलाकात के बाद तो जब वो ऐड हो जाएगी तो फिर डेफिनेटली उनका इनपुट आ गया। अच्छा ठीक है। अब खान साहब तक ये तमाम तर सूरत हाल पहुंची। उसके बाद खान साहब ने कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट चले जाइए, जाकर लेके आपको पहले वैसे आ जाना चाहिए था, कोशिश करके जो भी तरीकाकार अडॉप्ट है आपको आना चाहिए, मुशावरत के बगैर जो है वो मुशावरत के साथ होना चाहिए था। लेकिन उन्होंने कहा कि अब आप चले जाइए और वहाँ जाकर डायरेक्शन लेकर मुझसे मुलाकात कीजिए और मैं इनपुट दूंगा और फिर उसके अंदर ऐड कीजिए। सही, ठीक है। मैं आपके पास आता हूँ वापस। एग्जैक्ट वो क्या थे स्टेटमेंट? जाहिद खान साहब,
आप तो खुश होंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज से 4-6 महीने पहले उनकी मनसूबाबंदी ये थी कि आपकी हुकूमत को कैसे घर भेजना है, उनकी मनसूबाबंदी ये थी कि इस निज़ाम को कैसे तलपट करना है, और वो बड़े ही ज़ोर में नज़र आ रहे थे। बाकायदा उनकी एक स्ट्रीट पावर और जिस तरीके से वो अपनी हिकमत अमली लेकर चल रहे थे, मनसूबाबंदी आपको घर भेजने की थी। और अब आज वो ये मनसूबाबंदी कर रहे हैं कि हमने इमरान खान से मुलाकात कैसे करनी है। एक तो इस पे भी तबसरा करें कि आप खुश हैं, आप मुतमईन हैं, आप कहते हैं अब सब अच्छा हो गया। दूसरा, एक सियासी लीडर से उसकी जमात के लोगों का मुलाकात ना करना, इसकी कौन सी जस्टिफिकेशन है आपके जहन में बतौर एक सियासी कारकुन? देखिए जी, ये 2-3 सवाल आपने किए, मैं कोशिश करूंगा जवाब दे दूं। सबसे तो पहले बात यही है कि मुझे इस पे कोई खुशी इसलिए है कि मैं एक सियासी कारकुन हूँ। 40 साल से मैं इस मुल्क में सियासत कर रहा हूँ, और एक सियासी कारकुन कभी भी किसी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदरूनी लड़ाई पे या उनके ऊपर जितने भी कुछ होता है उस पर खुश नहीं होते। हमारे मुल्क की ये बदकिस्मती है कि हमेशा के लिए जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी पे सख्त वक्त आता है तो उसके मुताबिक ये बातें होते रहती। और लेकिन ये बदकिस्मती है कि ये वाहिद पार्टी है कि इसके अंदर इतना इंतशार है, इतना इनके आपस में ग्रुपिंग है कि वो किसी और को जरूरत नहीं है, ना हुकूमत को जरूरत है, न जी किसी और आपके मीडिया की जरूरत है कि वो तनकीद करे, बात करे। और खासकर अमीन गंडापुर के खिलाफ तो ये बात नहीं थी, इनके खिलाफ तो करप्शन की भी अपने वजीर इसके खिलाफ वजारत छोड़कर एलिगेशन लगाते रहे कि ये करप्शन हो रही है। और हकीकत भी है कि हमारे सूबे में ये वाहिद इस वक्त हुकूमत है कि इसके लिए न तो मीडिया ने न कोई अपोजिशन ने ये इल्ज़ाम लगाया। इल्ज़ाम खुद ब खुद इसी के ऊपर रखते हैं। उसके मेन जिम्मेदारी जो होती है, जाहिर है कि चीफ मिनिस्टर होता है, वो लीडर ऑफ द असेंबली होते हैं, वो चीफ एग्जीक्यूटिव होते हैं, प्राइम मिनिस्टर। तो ये जो चीज़ है, तो मैं आपकी ये दोनों बातें सुनी, ये तो लायज़ है, मैं तो खैर एक सियासी कारकुन हूँ, लेकिन एक बात हुआ कि ये अभी ड्रामा नहीं था कि ये सुप्रीम कोर्ट में जाके दरखास्त दे रहा था। इसको नहीं पता था कि जी इसके कोई वकाला, मैं एक अदना सियासी कारकुन हूँ, लेकिन मुझे भी पता है कि जी अगर मैंने सुप्रीम कोर्ट जाना है तो कैसे जाने, किस तरीके से जाने। तो इनकी तो इतने अच्छे लायर है, इतने अच्छे जो वकील है, बहुत समझदार है, सीनियर लोग हैं, उनसे मशावरत करके नहीं गए और वैसे ड्रामा करने गए। अच्छा, तो वैसे अभी आपने जाहिद खान साहब, अभी जो आपने बात की उससे ज़िमनन मेरे जहन में आया, आप कह रहे हैं कि करप्शन कर रही है ये हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की, अलीमीन गंडापुर, और मुस्लिम लीग नून का एक बहुत बड़ा बयानिया है तहरीक इंसाफ के खिलाफ के खान साहब के 42 माह के दौर में शायद पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन करप्शन हुई। करप्शन केसेस क्यों नहीं करते इनके ऊपर? जाहिर है कि ये इद्दत, साइफर, ये वाले केसेस की बजाय ये करप्शन जो ये करते हैं उसके ऊपर इनको पकड़ें, इनके ऊपर केसेस करें, सबूत रखें और उस पर जेल भेजें। ये आपने बहुत अच्छी बात की। मैं अभी भी इससे पहले एक चैनल से कि मैंने कहा कि मैं अपने हुकूमत से मुताबिक करता हूँ कि ये ने बनाए किस लिए आपने। अगर आप इसलिए बनाए कि ये करप्शन को रोके तो कम से कम किसी के खिलाफ तो कोई एक्शन ले। लेकिन इस मुल्क में किसके खिलाफ आज तक एक्शन हुआ, मुझे ये बता दें। ये 70 साल में कभी कुछ हुआ? अब चीज आ जाती है, ये करप्शन हो रहा है, बात प्लान सबूत है, ये सबूत है, वो सबूत है, जब आखिर में जाते कुछ भी नहीं होता। तो ये इस मुल्क के ऐसा आवाम की बहुत बदकिस्मती। मैं एक सियासी कारकुन के नाते, मैं जिम्मेदारी की इस वक्त नहीं, मैं एक सियासी कारकुन के नाते सोचा हूँ कि इस मुल्क के साथ ये नाइंसाफी क्यों हो रही है। ये नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए, और जिस हुकूमत की भी जिम्मेदारी वो अपनी जिम्मेदारी को पूरा करे, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है चाहे प्राइम मिनिस्टर की है। मैंने इसलिए ये बात की, मैंने इल्जाम नहीं लगाया करप्शन पे, मैंने कहा कि वो अपनी उनके लोग एक दूसरे के ऊपर खुद लगा रहे। देखिए -1 का ये अगर क्या फार्मूला, ये पाकिस्तान में हमेशा के लिए ये हर पॉलिटिकल पार्टी से जिसके ऊपर कभी शक्ति आती है तो -1 की बात होती है। तो आज ये लेकिन उस पर हमेशा के लिए लगती है कोई और पार्टीज लगाते हैं या कुछ और मीडिया लगाते हैं। लेकिन इसकी आपस में अपनी पार्टीज में इतने ग्रुपिंग है, इतना मुश्किलात है कि एक दूसरे को खुद एक माइनस, अभी उसकी बहन जाकर कहते कि इमरान खान को माइनस हो गया, तो ये तो किसी और ने इल्जाम नहीं लगाया, उसने खुद किया। और ये गंडापुर ने जो कुछ किया, मेरे ख्याल में ये एक चीज हमारे, क्योंकि मैं सुबह से ताल्लुक रखता हूँ, वहाँ पे एक चीज चल रही थी कि सारे मैंने MPs जो है ना वो नाराज है, और ये से लग रहा था कि जी ये बजट नहीं पास कर सकेगा। उसने रातों रात देखे, पहले कहता कि जी मुझे इजाजत नहीं है, फिर रातों रात को पास कर दिया। अब उसमें आवाम के लिए क्या रखा, वो रातों रात जो हुआ उसमें पार्लिमानी पार्टी में मेरी इत्तला के मुताबिक बात ये हुई कि अगर ये बजट पास ना हुआ और फाइनेंशियल इमरजेंसी लग गई या हुकूमत चली गई तो पंजाब में जो हो रहा है
उससे ज़्यादा बुरा हमारे खिलाफ केसेस हैं, फिर हमारी पकड़ धकड़ शुरू होगी, फिर हम इमरान खान को निकालेंगे, अपनी सियासी हिकमत अमली बनाएंगे या अपनी जान बचाएंगे। ये बेसिकली माहौल था उस मुलाकात में जिसमें ये तय हुआ कि बजट पास करना। मुझे अगर आप इजाजत दे, पॉलिटिकल वर्कर्स को कभी भी ये डर और खौफ नहीं होता है। अगर किसी का दामन साथ है ना, जल्दी जाते जेलों में। मैं आपको अपना एक वाकया बताता हूँ। 68 में अयूब खान के खिलाफ एजुकेशन चली, कॉलेज स्कूल में चलाया था। उस वक्त मैं 5वीं में पढ़ रहा था। मैंने भी पराम स्कूल से जुलूस निकाला, मुझे जेल में डाल दिया। जब मजिस्ट्रेट के सामने लेके आए तो मैं 9 साल का था। उसने कहा ये बच्चे को पकड़ा। तो ये चीजें तो होते रहती है जी। जब आप सियासत करते हैं तो देखिए, सियासी जो वर्कर होते हैं या सियासी लोग होते हैं, उसका अपना एक सोच और एक ज़हन उसके मुताबिक चलते हैं। उसके लिए जेल या मार कुटाई ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती है। अगर आपने आवाम के लिए लड़ना है, आवाम के लिए काम करना है, तो मेरे ख्याल में इस चीजों को दरगुजर कर देते हैं। तो ये बात नहीं है। ओखली में सर दिया तो मूसलों से क्या डरना। मैं आता हूँ जाहिद भाई आपके पास। हाफिज एहसान खोखर साहब, हमें आइन का वो आर्टिकल, वो तरीक़ाकार, वो कानूनी शिक हमें समझाएं और बताएं कि जिसमें बजट ना पास होने से असम्बली तहलील हो जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईसा, आपका बहुत शुक्रिया। मैं कुछ चीज़ें जो हैं वो स्ट्रेट फैक्ट्स आज तक पाकिस्तान के अंदर कोई भी असम्बली जो है वो बजट ना पास करने के अंदर गई नहीं है जी। जब से पाकिस्तान बना है आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी असम्बली ने बजट ना पास कर सकी और वो चली गई। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि पाकिस्तान की किसी प्रोविंशियल गवर्नमेंट को फेडरल गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल एमरजेंसी जो है आपकी आर्टिकल 235 वो लगाई हो। 73 से लेके आज तक कभी फाइनेंशियल एमरजेंसी नहीं लगी। हाँ, गवर्नर राज जो है वो लगा है और वो आपका आर्टिकल 232 या 233 है। आर्टिकल 235 कभी भी इन्वोक नहीं हुआ। नंबर 3 ये है कि जब किसी भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंदर बजट प्रेजेंट कर दिया जाता है असेंबली के अंदर, आर्टिकल 235 इन्वोक ही नहीं हो सकता, चूँकि उसके अपने इंडिपेंडेंट फंडामेंटल्स हैं, पैरामीटर्स हैं, और वो होते हैं कि सूबे के अंदर एक ऐसा फाइनेंशियल इनडिसिप्लिन आ जाए कि जिसकी बुनियाद के ऊपर सूबा चल नहीं सकता, और गवर्नर एक रेफरेंस जो है वो प्रेसिडेंट को और कैबिनेट एडवाइस करती है और उसके बाद ये आता है। और ये ऐसी सिचुएशन नहीं है आपके केपीके की हुकूमत घर जाएगी या असेंबली। एक सुन लेना, अब अगली जो चीज़ है वो ये है कि अगर असेंबली जो है उसके अंदर बजट आपने पेश कर दिया और उसके बाद अगर वो बजट पास नहीं होता तो असेंबली ऑटोमेटिकली डिसॉल्व नहीं होगी। गवर्नर के पास आर्टिकल 126 के नीचे ये इख्तियार है कि वो 4 माह के लिए आपका एक ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है और उसके अंदर वो एसेंशियल एक्सपेंडिचर्स जो है वो कर दिए जाते हैं। अगर उसके बाद भी जो है अगर असेंबली के अंदर किसी को भी कहा जाता है कि आप अपनी मेजॉरिटी जो है वो साबित करें, या कोई कहता है कि मेरे पास ये मेजॉरिटी है, तो उसे एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो अपनी को, ये नहीं है कि ये असेंबली का बजट आप पास ना करें और ऑटोमेटिकली डिसॉल्व कर दिया जाए। चूँकि बुनियादी चीज़ ये है कि हुकूमत का फेल होना जो है या हुकूमत का अक्सरियत खो देना ये नहीं कर सकता कि आप असेंबली को डिसॉल्व कर दें। हाँ, अगर उसके बाद ये है कि अगर किसी को आपने मौका दिया और वो अक्सरियत साबित नहीं कर सकता तो फिर गवर्नर के पास आर्टिकल 112(2)(b के अंदर इख्तियार ये है कि वो बगैर किसी एडवाइस के गवर्नर जो है वो असेंबली डिसॉल्व कर सकता है। दूसरा ये है कि जब आप बजट पेश कर सकते हैं तो चीफ मिनिस्टर की पावर रिस्ट्रिक्ट हो जाती है कि वो 112 के अंदर एडवाइस नहीं कर सकता गवर्नर को कि आप असेंबली डिसॉल्व करें। चूंकि ये है कि अगर आप असेंबली का बजट ही नहीं पास कर सकते तो इसका मतलब ये है कि आपकी मेजॉरिटी नहीं है, और जिस चीफ मिनिस्टर की मेजॉरिटी नहीं है वो किस तरह एडवाइस कर सकता है कि मैं इस असेंबली को डिसॉल्व कर रहा हूं। तो मैं ये समझता हूं कि एक नैरेटिव जो है वो चीफ मिनिस्टर ने क्रिएट किया। पहले एक सेंसेशनल ये आई कि जी शायद फाइनेंशियल इमरजेंसी लग रही, और मेरा ख्याल है कि जिसने भी ये एडवाइस किया है उसने बिल्कुल चीफ मिनिस्टर को एडवाइस नहीं किया कि बजट के बाद जो है प्रेजेंटेशन के बाद कोई जस्टिफिकेशन नहीं है गवर्नर की कि वो आर्टिकल 235 का एक रेफरेंस भेजे। दूसरा, उसके अंदर आप ये देखें कि फिर कहा गया कि मैं असेंबली को डिसॉल्व कर दूंगा। चीफ मिनिस्टर डिसॉल्व ही नहीं कर सकता कि जब उसने बजट को प्रेजेंट कर दिया, और अगर वो डिसॉल्व करेगा तो हाई कोर्ट जो है उसको या सुप्रीम कोर्ट उसको सेट असाइड कर देगा कि अगर तुम्हारे पास ये मेजॉरिटी नहीं है तो तुम्हें किस तरह इख्तियार है। नंबर 3 ये है कि उसके बाद एक नैरेटिव ये क्रिएट किया गया कि जी शायद ये हमारे बंदे जो हैं वो गवर्नर उस पर काम कर रहा है या वो कर रहा है। और भाई अगर मिनॉरिटी के ऊपर काम कर रहा है,
मेजॉरिटी आपकी है तो आपको उसके डरने की क्या ज़रूरत है। और अगली हिस्सा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अभी किसी प्रोविंस ने या अभी नेशनल असेंबली किसी जगह बजट पास नहीं हुआ और आपने जो है वो फटाफट, चूंकि मैं समझता हूँ बुनियादी तौर पर इससे दो चीज़ें हैं। एक चीज़ ये है कि जिस रात को पहले ट्वीट यानी कि एक वीडियो मैसेज आया उसके अंदर ये कहा गया कि हम सप्लीमेंट्री ग्रांट्स नहीं लेके आएंगे, चूंकि बुनियादी तौर पे ये है कि जब तक आप सप्लीमेंट्री ग्रांट्स को अप्रूव नहीं करते रेगुलर बजट की तरफ नहीं जाया जाए, चूंकि आपका ओवर एंड अबव होता है, तो वो एक जान के फिलर छोड़ा गया कि जी शायद हमारा वो है। दूसरा उसके अंदर मैं समझता ये हूं कि जान के फेडरल गवर्नमेंट को लाया गया। इशू ये है कि जो बुनियादी तौर पे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर चाह रहे होंगे वो ये था कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेवलपमेंट फंड्स है वो रीजनेबल आए, चूंकि पार्टी के अंदर रिफ्ट है, एक को नहीं दिया जा रहा, दूसरों के साथ ज्यादती हो रही है और फाइनेंशियल डिसिप्लिन पे बात थी। मेरा ख्याल है कि उस चैप्टर को क्लोज करने के लिए जो है ये सारी एक्सरसाइज की गई है और इसका कोई कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी से ताल्लुक नहीं है कि ये असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी या असेंबली खत्म हो जाएगी या फेडरल गवर्नमेंट फाइनेंशियल इमरजेंसी लगे। ये एक पॉलिटिकल फैसला है, इंटरनल पॉलिटिक्स हुई है और मैं ये समझता हूं कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के साथ जो है चीफ मिनिस्टर या उनके जो पूरे लोग जो जिन्होंने इस चीज़ को पास किया है वो उसके अंदर शायद एक क्वेश्चन मार्क उस इंस्ट्रक्शंस का है जिसको पंजोता साहब ने भी कहा कि मुझे ऑन बोर्ड लिया जाए। और फर्दर आप ये देखें कि जब उन्होंने कहा कि जी आपको सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, देखिए अदील ने कहा है कि कोई सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार नहीं है मीटिंग करवाने का, कोई जस्टिस मंसूर, और मेरा ख्याल है कि जस्टिस मंसूर को एम्बैरस किया गया है। जस्टिस मंसूर को बिल्कुल राइट ऑफ ऑडियंस नहीं देना चाहिए था और उन्हें बिल्कुल ये कहना नहीं चाहिए था कि मेरा इख्तियार नहीं है या मैं बेख्तियार हूँ। जब कॉन्स्टिट्यूशन या लॉ के अंदर एक चीज़ है आप मानते हैं या नहीं मानते हैं, वो प्रॉब्लम आई, फिर इनके जो सीनियर काउंसिल से उन्होंने प्रॉब्लम की और फाइनली मैं समझता ये हूं एक सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव अगर वहां पर मौजूद नहीं जाना चाहिए ना। देखिए सूबे का चीफ नहीं, ऐसा नहीं पता कि कौन सा है। और फिर ये मैं समझता हूं आज गए इसलिए चूंकि कल फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की सिस्टर ने कहा कि जी हमें सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का बजट से ताल्लुक कोई नहीं है, उन्होंने उसको इसलिए कवर अप किया है कि जी हम वहां पे जाके अगर कोई बात हो तो मैं फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर देखे जी हम तो सुप्रीम कोर्ट भी चले गए थे। पॉलिटिकल फैसला है और ये फैसला इस तरह एज ए पॉलिटिकल पार्टी के हेड के डिसीजन के खिलाफ नहीं होना चाहिए। अगर एक सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव चला जाता है, आप ये समझते हैं, जाहिर है कि अपनी अपनी राय होती है, अगर आप इस मुल्क में ये समझते हैं कि एक सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव जा रहा है उसको राइट ऑफ ऑडियंस भी नहीं मिलना चाहिए, हैरान कुन है। लेकिन ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो ये ज़रूर बात करेंगे कि खोखर साहब तो बड़े वसूख से कह रहे हैं कि तारीख़ में ये नहीं हुआ, तारीख़ में ये नहीं हुआ कि कोई असम्बली चली गई हो बजट पास ना करने पे। तारीख़ में और भी बहुत कुछ नहीं हुआ, क्या क्या कुछ नहीं हुआ कि इलेक्शंस जो हैं वो कितना डिले हो गए, निगरान सेटअप कितना चला। जब वो तारीख़ में ना होने वाली चीज़ हो गई तो ये भी तो शायद हो सकती थी। बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पंजोता साहब और अदील सरफराज साहब, जो आर्गुमेंट है हाफिज एहसान खोखर साहब का वो बड़ा क्लियर है। वो ये कहते हैं कि तारीख़ में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई असम्बली घर चली गई हो बजट पास ना करने पर, तो आप लोगों ने खाम खाई ये पटारी खोल ली, वो बना ली। अदील सरफराज पहले आप, तारीख़ में ऐसा नहीं हुआ तो तारीख़ में क्या जो नहीं हुआ वो दोबारा वो नहीं हो सकता? नहीं, इस मुल्क में वाकई आपकी बात दुरुस्त है, ये आर्ग्यूमेंट भी ठीक है कि पाकिस्तान में बहुत कुछ ऐसा है जो हुआ है पहले नहीं हुआ था। इंतखाबात में जो ताख़ीर, इंतखाबात ना होना, सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले, मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला, अदालती फ़ैसलों पर अमल दरामद ना होना, हमने कभी सोचा नहीं था। इलेक्शन कमीशन का ये किरदार, ये तमाम बातें दुरुस्त हैं, मगर हम अजम्पशन के ऊपर तो नहीं चल सकते। अब अली अमीन गंडापुर साहब बज़ाहिर वो एक अजम्पशन है जिसके ऊपर चल रहे हैं और वो चल नहीं रहे बल्कि एक ट्रक की बत्ती है जिसके पीछे सबको लगा रहे हैं। जो उन्होंने कर दिया है वो उन्होंने कर दिया। आज वो आए हैं मुलाकात के लिए कि मेरी इमरान खान से मुलाकात करवाई जाए और आज वो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो चुके हैं। क्यों कर वो सुप्रीम कोर्ट में ही अगर उन्होंने आना था, और चले हम जस्टिस मंसूर अली शाह को फॉर इंस्टेंस कह लेते हैं कि उनके पास इख्तियार है, अगर आपने आना ही था तो आप बजट मंजूर करने, बजट पेश करने उससे पहले आ जाते। आज ही आप क्यों आए हैं जब आप पर तनकीद हो रही है, आप तनकीद की जद में हैं? तो ये मैं समझता हूँ कि आर्ग्यूमेंट यहाँ पर ज़्यादा फिट नहीं होता कि हो भी सकता था, हो सकता था, जब होता तब देखा जाता। यहाँ पर तो सर कुछ हुआ ही नहीं।
उन्होंने खुद से ही कर लिया। ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसकी लीगल असिस्टेंस और गाइडेंस करने के लिए खान साहब ने तो अपनी पूरी पार्टी वकला के हवाले कर दी। 2024 में जो टीम उतरी या अदरवाइज़ तमाम कमांड जो है वो वकीलों के पास है, तो इतने बड़े बड़े कानूनी अजहान वो तहरीक इंसाफ को एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं दे पा रहे हर मामले पर। यानी फ्रॉम डे वन हम देख रहे हैं कि सदर पाकिस्तान को भी वो ये नहीं बता पाते कि ये जो बिल हैं ये आप इस तरह वापस भिजवा सकते हैं। आर्टिकल 186 के तहत शायद आप एक क्वेश्चन ऑफ लॉ सुप्रीम कोर्ट भिजवा सकते हैं मुख्तलिफ मामलात पर। तारीख जो है वो जो इलेक्शन की देनी है वो देने के लिए वो क्या अपना इख्तियार इस्तेमाल कर सकते थे? तो ये लीगल गाइडेंस फराहम करने में क्यों तात्तुल है? देखिए मेरा ख्याल है लीगल गाइडेंस उनके पास मौजूद है, वो शायद लेना नहीं चाह रहे। ये जो फैसले हैं कम अज़ कम लीगल जो टीम है उसके ऊपर तनकीद हो रही है, मुख्तलिफ जो इशूज़ हैं उसके ऊपर उनकी भी कोताहियाँ सामने आ रही हैं, लेकिन ये जो पर्टिकुलर इशू है इसके ऊपर तो लीगल टीम का कुछ नहीं है। यहाँ पर तो पॉलिटिकल फैसला किया गया है, लीगल टीम से राय ली है या नहीं ली, उन्होंने करना था वो उन्होंने कर दिया है। अब यहाँ पर अगर हम आज भी अगर लीगल टीम को डिस्कस करेंगे तो मैं समझता हूँ उनके साथ ज्यादती होगी। आज तो अली अमीन गंडापुर साहब की बात ठीक है। पंजोता साहब, तारीख में नहीं हुआ, क्यों परेशान होंगे आप? ईसा साहब, बात यह है कि हाफिज साहब पिछले प्रोग्राम के अंदर भी यही बात कर रहे थे कि आइन के मुताबिक जो है ये जब बजट पेश कर लिया जाता है तो कोई उसमें फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है वो नहीं लग सकती। जब आप बजट पास नहीं करते ना तो उसको ये तस्वर किया जाता है कि आप अपनी जो अक्सरियत है खो चुके हैं, तो उस सूरत हाल के अंदर जाकर इमरजेंसी लगती है। लेकिन जिस आइन की ये बात कर रहे हैं उस आइन के मुताबिक क्या पाकिस्तान के अंदर मामलात चल रहे हैं? पहली बात ये बता दें कि कहाँ पर आइन के मुताबिक लिखा हुआ है कि एक चलती हुकूमत को आप गैर आइनी तरीके से वोट खरीद कर, डरा कर, धमका कर, सिंध हाउस के अंदर मणियाँ लगा कर आप उसे घर भिजवा सकते हैं? कहाँ पर आइन में लिखा है कि एक साबिक वज़ीर आज़म के ऊपर हमला होता है वज़ीराबाद में और वो FIR दर्ज करवाने की कोशिश करता है, उसकी FIR उसकी मुद्दत में नहीं होती, अपने मुताबिक दर्ज कर देते हैं? कहाँ पर ऐसा लिखा है कि उसके घर में ज़मान पार्क ऑपरेशन किया जाता है कि आप अदालत क्यों नहीं पेश हो रहे? कहाँ पर आइन के अंदर लिखा हुआ है कि 90 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट हुक्म देती है आइन के इलेक्शन करवाएं आप, और आप 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाना दूर की बात अपनी मर्जी के मुताबिक इलेक्शन करवाते हैं, और वो भी धांधली ज़्यादा। कहीं आइन में ऐसा लिखा है तो मुझे दिखा दें। और फिर आप जब आप हार जाते हैं फॉर्म 47 के मुताबिक आपको बनाया जाता है, और फिर कहाँ पर लिखा है कि प्रेसिडेंट जो है वो खाना दे और उसमें उस फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म को ना बुलाए और ये वो समझे कि इसकी कदर सिर्फ लेले जैसी है? ये कहाँ पर लिखा है? कहाँ पर ये लिखा हुआ है कि आपका सुप्रीम कोर्ट हुक्म दे कि मखसूस नशस्तों के ऊपर अमल करें और फिर मखसूस नशस्तों के फैसले के ऊपर अमल ना की जाए, 10 माह के बाद इलेक्शन कमीशन पार्टी बन के सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाए कि हम पार्टी बन के आ गए, आपने फैसला गलत दिया है? कहाँ पर ये लिखा हुआ है कि आप पाकिस्तान को आइन से हट के अपनी मर्जी के मुताबिक चला सकते हैं? कहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि आपका हाई कोर्ट हुक्म देता है कि जेल मैनुअल के मुताबिक इन लोगों की मुलाकात करवाई जाए, और आप मुलाकात दूर की बात आप वहाँ 1.5 किलोमीटर दूर नाका लगा देते हैं, कभी उनकी बहनों को गिरफ्तार करके ले जा रहे हैं, वर्कर को गिरफ्तार करके ले जा रहे हैं, जेल मैनुअल की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं? आपको उधर आइन नहीं नजर आता? कहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि जब सुप्रीम कोर्ट क्या हाई कोर्ट क्या मुख्तलिफ अदालतें फैसले देती हैं कि इमरान खान को इस मुकदमे में डिस्चार्ज किया जाता है तो आप नए मुकदमे में उसे धर लेते हैं कि इमरान खान को बाहर नहीं आने देना, आपकी लिस्ट मेरा ख्याल है खत्म नहीं होने वाली। मैं तो ये एक लंबी लिस्ट है। आप ना ये बताइए कि पाकिस्तान के अंदर आइन के मुताबिक तमाम मामला चल रहे हैं। पाकिस्तान में आइन है ही नहीं। यहाँ पर जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला मामला है, 75 साल से जाहिद खान साहब, जिसकी लाठी उसकी भैंस। आप आइन के मुताबिक कुछ चला ही नहीं रहे, इस मुल्क में कोई ज़ाब्ता नहीं है, और आपके वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि हाइब्रिड निज़ाम है और वो तो बहुत अच्छा होता है। अल्लाह करता वो 90 की दिहाई में आ जाता तो आज पाकिस्तान तामीर व तरक्की की मनाजिल तय करता हुआ नज़र आ रहा होता। आपको हम 20 साल से 25-30 साल से, तो मैं अपनी एक्टिव याददाश्त में, मेमोरी में सुन रहा हूँ, आप लोग जमहूरियत का राग अलापते हैं, आप लोग हमें बताते हैं कि जमहूरियत कितनी अच्छी है, कितना बेहतरीन निज़ाम है। बदतरीन जमहूरियत जो है वो भी आमरीत से बेहतर है। आज आपकी जमात ने जो पलटा मारा है, कहाँ गया वो वोट, वो जमहूरियत, वो सिविलियन बालादस्ती? आज आप कह रहे हैं कि ये तो वो हाइब्रिड निज़ाम से बेहतर तो निज़ाम ही कोई नहीं। अल्लाह करता 90 की दिहाई में आ जाता। देखिए, ये तो हर एक अपने दौर में है कि क्या इमरान खान ये नहीं कह रहा था कि जब मुझे बिल में प्रॉब्लम होती थी मैं ISI के कर्नल को कहता था, वो लोगों को लेकर आता था, वो हाइब्रिड नहीं था। ये चीजें तो इस मुल्क के अंदर है, इसमें कोई इनकार कर ही नहीं सकता है। लेकिन एक बात मैं जरूर बताना चाहता हूँ कि हमारी जो कोर्ट्स है या अदालतें हैं, ये कब आजाद हुई, वो मुझे कोई जमाना बता दे। मैं तो
1900 सर आप अपनी बात बताएं, 68 जमहूरी निज़ाम अच्छा है या हाइब्रिड? जाहिद खान साहब क्या देखिए, कहते हैं? जमहूरी देखिए, निज़ाम ज्यादा जमहूरी अच्छा है या हाइब्रिड? ये लंगली लूड़ी जमहूरियत निज़ाम बेहतर इसलिए होते कि आप बोल रहे हैं, मैं भी बोल रहा हूँ, पंजोता साहब भी बोल रहे हैं, एहसान साहब भी बोल रहे हैं। अगर ये ना होता तो हम ये कोई भी नहीं बोल सकते। अभी ये इसमें जो ये लंगली लूड़ी जमहूरियत में और एक डिक्टेटरशिप में ये फर्क होता है। कोई जियाउल हक के टाइम पे बोल लेते, कोई अयूब खान के टाइम पे बोल लेते, या कोई उसकी परवेज मुशर्रफ के टाइम पे बोल लेते। ये चीजें होती रहती है, इसलिए हम जमहूरियत को समझते हैं और हम ये सियासतदानों का फर्ज है कि हम इसको सही तरीके से चला लें। हम आपस में मिल बैठकर इसको कोई रास्ता ढूंढे। अगर हम एक दूसरे को कहते हैं तू चोर है, तू डाकू है, मैं तेरे साथ नहीं बैठता हूँ, तू मेरे साथ नहीं बैठता हूँ, तो ये निजाम ऐसे ही होगा ना जो अभी चल रहा है। अभी एक पे आप इल्जाम नहीं लगा सकता हूँ। इस वक्त जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है ये सबकी जिम्मेवारी है। अगर आपके पीटीआई की लीडरशिप कहता है कि मैं जी एस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठता हूँ लेकिन हुकूमत के साथ नहीं बैठता हूँ, आप फिर मुझे बता दे तो फिर आप कहाँ की आपके कौन सा आईन और जमहूरियत की बात करते हैं? बात तो ये होती है कि वो बात करे कि जो अपने लिए पसंद करते हो दूसरों के लिए भी पसंद करो। अगर लेकिन आप नहीं समझते कि मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को, आपकी जमात के सेक्रेटरी इतलात को, ख्वाजा आसिफ साहब के जो राय है उनको उनकी ज़ाती राय करार देकर उससे अलहदगी इख्तियार करनी चाहिए? देखिए जी या आप अपने इंतखाबी मंशूर में लिखें कि हम इस सारी चीज को फॉर्मलाइज करेंगे, आप जो 27वें आईनी तरमीम आ रही है उसमें ले आएंगे। अगर आप इस हद तक जाएंगे ना तो फिर तो बहुत सारे लोग बारे हो जाएंगे। वही पीटीआई के अंदर तो रोज ही काम होता है, तो क्या वो निकाले उसको पारे करे? ऐसे नहीं होते। जमहूरी पार्टियों में ये चीजें होती है, हर एक बंदा अपना राय देता है। ये वो ख्वाजा आसिफ की अपनी राय होगी, किसी और पार्टी क्या प्राइम मिनिस्टर ने क्या है, या हमारी जो इतलात की वजीर है उसने कहा है, या चीफ मिनिस्टर ने कहा है, या प्रेसिडेंट ने कहा है, या मैं अब क्यों चूंकि मैं इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हूँ मैंने भी ये बात नहीं की। मैं तो कह रहा हूँ कि ये इस वक्त जो सूरत हाल है हमें मिलजुल कर इसको इस बंवर से मुल्क को निकालना चाहिए। और वो तब होगा जब सारी पॉलिटिकल पार्टीज मिल बैठकर एक रास्ता निकाले ताकि ये मुल्क सही ट्रैक पे चले। जो आप और हम इतराज कर रहे हैं, जो जिस जमहूरियत जिस आइन पे हम तनकीद कर रहे हैं। देखिए आज एक कमेटी में मैं बैठा था, उस कमेटी में उस कमेटी नंबर 5 में हमने 9 महीने पार्लियामेंट बैठा हुआ था और 17 अमेंडमेंट पास किया था। वो इस पार्लियामेंट ने किया था ना, वो इस आइन ने किया था, वो डिक्टेटरशिप ने जिसने चेंज करवाए थे 13 और 14 अमेंडमेंट 58 टू भी जो जियाउल हक ने बनाया था वो भी हम इसी पार्लियामेंट ने उड़ा दिया था ना। इस पार्लियामेंट की जमहूरी दौर ने उड़ाया था। अगर जमहूरियत न होते तो न उड़ते, फिर तो सब जेलों में होते। तो ये कह रहा हूँ कि एक जाहिद खान साहब आप इसको थोड़ा सा वो ठीक कर लें। आप भंवर कह रहे हैं, आपकी जमात की तरफ से आप ही पर रद्द अमल ना आ जाए। वो उड़ान पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं बैक ऑन ट्रैक आ गया, उन्होंने कहा मुश्किलात से निकाल लिया। 80-80 सफ़े के इश्तिहार लगा रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि पाकिस्तान अब तरक्की की मनाजिल तय कर रहा है। आप कह रहे हैं भंवर से निकालने के लिए इकट्ठे हो जाएं। कौन सा भंवर? आपकी जमात तो कह रही है सब बेहतरीन है। एक बात, चाहे वो उड़ान पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, वो तो जाहिर है कि हर हुकूमत करने की कोशिश ये करती है और कोशिश किया है, इसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकता है। लेकिन जो मैं बात कर रहा हूँ, मैं तो एज ए होल बात कर रहा हूँ कि इस मुल्क के अंदर हम सारी पॉलिटिकल पार्टीज मिल बैठकर ये जो हम तनकीद कर रहे हैं एक दूसरे पे, जब हम कहते हैं कि आईन नहीं है, जब कहते हैं कि अदालत आजाद नहीं है, जब हमारे हाइब्रिड निज़ाम की बात करते हैं, तो ये तब मुमकिन है कि सारे पॉलिटिकल पार्टी, मैंने आपको ये इसलिए की 17 अमेंडमेंट का कि वो सारी पॉलिटिकल पार्टी 29 मेंबर थे उसमें, हर एक पार्टी का जब एक भी मेंबर था वो भी उसके अंदर बैठा हुआ था और मैं उसका हिस्सा था। 9 महीने वो चली थी, 9 महीने के बाद हमने अमेंडमेंट उसमें कर दिया था। ये हम बता देते थे कि देखिए पॉलिटिकल पार्टी जब इस चीज पे बैठ जाए कि हमने इस मुल्क को चलाना है, इस मुल्क को आगे लेके जाना है, तो ये सारी चीजें हो सकती हैं। आपस की लड़ाई झगड़े बाद में भी हो सकते हैं, वो तो जरूरी नहीं है। ठीक है, आ गया सर आ गया आपका पॉइंट। एक पे है उसके तरफ जाए, दूसरा भी जाए कि जी हमें छतरी मिले, तो फिर छतरी का तो ये सूरत हाल है। ठीक है, आ गया आपका पॉइंट। खोखर साहब, वो आपने कहा कि ये भी नहीं हुआ, इनमें ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने तो पूरा एक इतनी बड़ी लिस्ट, वो मैं अगर उनको ना रोकता, वो पता नहीं कितनी देर अभी भी किताब खोल कर बैठे हुए, पता नहीं क्या उन्होंने निकाल के रखा है। वो कहते हैं खोखर साहब आप कौन से यूटोपिया का शिकार हैं, किस आइडियलिज्म का शिकार है? आपके ख्याल में सब आइन के मुताबिक होता है, यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा। आपने एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन किया
कि जी क्या फाइनेंशियल एमरजेंसी के एस्पेक्ट्स के हैं, मैंने उसके मुतालिक आपको एक जवाब दिया। अब जो इन्होंने हिस्ट्री बताई है वैसे उस क्या चीज़ के ठीक रहे? अंदर, नहीं मैं चलें इसे स्टार्ट नहीं, मैं कर लें। पूछ रहा हूँ। नहीं स्टार्ट कर लेते हैं ना, चले मैं मुत्तफ़िक़ एक चीज़ है, क्या पाकिस्तान की पार्लियामेंट के पास या पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल पार्टीज अलायंस के अंदर होती है, उन्हें ये इस्तेहकाक नहीं है कि किसी की सपोर्ट को जारी रखें या सपोर्ट विड्रॉ कर लें? है अगर उन पॉलिटिकल पार्टीज ने अपनी सपोर्ट को विड्रॉ किया और उसके बाद एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया, बाद में बताना नहीं था ना कि कैसे किया, मुलाकातें कहाँ हो रही सुन थी। लेना अब फजलुर रहमान साहब की बात को हम कहाँ लेके जाएं, मेंगल साहब की बात को, चकजई साहब की बात को, मैं आपकी बात से नहीं सुन लें खोखर साहब, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, ये इस्तेहकाक है, सॉवरेन राइट है हर सियासी जमात का। मसला ये है बाद में उन सियासी जमातों ने बताया कि ये मीटिंगें कहाँ चल रही थी। देखे सुन लें फिर अगर आप उधर जाएंगे तो उससे पहले भी जाएंगे ना। देखे जाहिद साहब ने कर्नल की भी बात की, क्या फैटफ के ऊपर या उसके अलावा जितनी लेजिस्लेशन आई है वो एज ए पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे आई थी या उस पॉलिटिकल पार्टी के अंदर सपोर्ट आई थी कि आपने उसके अंदर करना है? और इन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज जो थी, जो इनका हिस्सा भी नहीं थी, उन्होंने भी वोट दिए थे। क्या उन वोट्स के अंदर पीपल्स पार्टी ने वोट नहीं दिया था या दूसरी पॉलिटिकल? देखिए लेजिस्लेशन का क्या कभी इस तरह हुआ है कि एक प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आए और वो असेंबली के फ्लोर के ऊपर आके ये कहे कि जी ये आर्टिकल 6 या आइन की बगावत है और हम इसको मानते नहीं है? और सुन लेना आर्टिकल 5 के ऊपर जाके किसी ने कहा, फवाद चौधरी नहीं, किसने कहा? देखें क्या फवाद चौधरी ने इंडिपेंडेंट बात की, क्या कासिम सोनी ने रूलिंग जो है, अच्छा वो हुआ? क्या कभी इस तरह होता है कि आप उस सारे प्रोसेस को बुलडोज करें? और अभी मैं आपको बताऊं कि आप उन मिनट्स को निकाल लें जब वो असेंबली को डिसॉल्व किया गया था वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ऊपर आर्टिकल 5 की बुनियाद पे किया गया, अगले 5 मिनट के अंदर आपको फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की स्पीच नजर आई कि मैं इस असेंबली को डिसॉल्व कर रहा हूं। अगले 2 मिनट के अंदर आया कि प्रेसिडेंट ने कहा कि जी मैं आपको प्राइम मिनिस्टर कर रहा हूं जितनी देर प्राइम मिनिस्टर नहीं आते। तो क्या ये सारे फैसले जो हुए थे वो वक्त से पहले हुए थे कि उसी वक्त टिक टिक करके उन चीजों के अंदर आए थे? होता है सर। अच्छा, कभी हम देखते हैं कि ट्राउजर शर्ट में बैठे हुए चेयरमैन सेनेट जो एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं वो तैयार बैठे होते हैं कि कब आएगी समरी में मैं आपके ऊपर एक उंगली उठा रहा हूं ना, मेरी कितनी उंगलियां 5 है ना, तो 4 मेरी तरफ आई ऐसा ही हुआ है। अगर वो 4 अपनी तरफ हैं तो फिर आप उस सिचुएशन से निकले ना। अगर उससे निकले, अच्छा आप मुझे ये बताएं, उंगली मेरी तरफ उठा रहे हैं, 4 मेरी तरफ, आप मुझे ये बताएं कि किस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है कि चीफ मिनिस्टर बगैर किसी रीजंस के ऊपर जो है असेंबली को डिसॉल्व कर दे? क्या इतना अनब्रिडल्ड है उस चीज के अंदर कि आप एक कंटिन्यूइंग रनिंग गवर्नमेंट जो है, जो आपकी 2 प्रोविंस के अंदर चल रही है, आप कहें नहीं हमने नहीं करना जी, हमने डिसॉल्व करना है? नहीं तो फिर मैं आपसे नहीं, अगर आप ये बात करते हैं कि आइन में लिखा हुआ है, आइन का इस्तेमाल भी तो करना है ना किसी ने। आइन के अंदर अगर लिखा हुआ था कि आर्टिकल 95 की वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है, तो कहां आर्टिकल 5 आ गया? वो चला है ना आपके मुल्क के अंदर। फिर उसके बाद आप ये देखें कि आर्टिकल 63A के अंदर आया, एक केस के अंदर आया कि डिफेक्शन और है, दूसरे के अंदर आया। फिर जो आप 90 दिन की बात करते हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट्स को अपने फैसले पे पैरा नहीं देना चाहिए था कि खड़ी होती कि जी हम इसको इंप्लीमेंट करवा रहे हैं? 12 जुलाई वाले पे भी ना उस पे भी आता हूं। हाँ। और उसके अंदर ये है कि आपने उसके अंदर आपने कंटेम्प्ट मूव की का पीटीआई ने या किसी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट साहब आपने एक फैसला दिए, आप उसके अंदर करें, चूंकि सुप्रीम कोर्ट बता ब्रेक पे जाता हूं, इनसे जवाब ले लेता हूं। फिर आप 12 जुलाई के ऊपर आ जाए। आप वही कह रहा हूं कि आपने क्यों नहीं किया? नहीं, एक सुन, मैं फिर उनकी तरफ आए। फिर 12 जुलाई की जो जजमेंट आप कहते हैं, 12 जुलाई की जजमेंट कंक्लूसिव ही नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पावर इलेक्शन कमीशन को दी कि भाई सुन के इनका फैसला करो। बाद उन्होंने इंप्लीमेंटेशन नहीं, सुन लेना, आप 3.5 माह उसके बाद बैठते नहीं है। सितंबर के अदील व्हाट वाज द डेट? सितंबर नहीं सुन लेना, एक सुन लेना, फॉलो अप खत लिखा गया था। अदील रिपोर्टिंग कवर। कभी सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के अंदर इनबिल्ट कहा है कि आप रिव्यू करें मेरे फैसले के खिलाफ? उन्होंने कहा, उन्होंने रिव्यू फाइल किया, आप 3 माह उसको सुने ना, और उसके बाद आप चिट चैट उस दौरान क्या क्या कुछ होता रहा, नहीं जो आप नहीं प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर आप उसी दौरान आया था ना। मैं फैक्ट्स नहीं, मैं तब्दील नहीं कर रहा। हुकूमत ने मुझे ये बताएं कि पीका ऑर्डिनेंस जो था, ऐसा नहीं सुन ले, जो पीका ऑर्डिनेंस जो था, जो अभी पीका एक्ट आया है, जो अभी पीका एक्ट आया है, पीका ऑर्डिनेंस किस पीटीआई के दौर में नहीं आया? ऑर्डिनेंस नहीं आया, क्या उसके अंदर पनिशमेंट्स नहीं थी? तो फिर आप जो है ना थोड़ा जा फैक्ट्स को स्ट्रेट कर ले। 12 एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर ये करें नहीं, 12 तारीख फैसला आता है। पीटीआई का एस्टैब्लिशमेंट के मुतालिक एक स्टैंस नहीं था।
हाँ, तो जिसको उसको- जाहिर सा वो तो ये तो हम यकदम उसको- जो है थोड़ा सा उसके अंदर चलें, कंसिस्टेंसी भी वो आनी मुझे- चाहिए मुझे- और थोड़ा सा सर मेरा अब ख्याल ये है ख्याल भी रखना चाहिए। प्रोग्राम का ज़ाब्ता है, मुझे ब्रेक पे जाना है, क्या करूँ, मजबूरी है। ब्रेक से वापस आते हैं, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अदील सरफराज, मुझे अंदाज़ा है कि अभी पंजोता साहब जो हैं वो बहुत नोट्स लिख रहे हैं ये जब बात कर रहे थे खोखर साहब, लेकिन आप ज़रा बताएं कि खोखर साहब तो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए था कि वो खड़ी हो जाती, हमारे फैसले पर इम्प्लीमेंट करें, लेकिन 12 जुलाई वाली पना शायद ना खड़ी होती इम्प्लीमेंट। 12 जुलाई से पहले जो ये बात कर रहे हैं उससे तो मैं अग्री करता हूँ। मैं भी, जस्टिस हाँ, उमर हमने अता कहा। बंदयाल और दीगर जो 2 जजेस साहिबान थे उन्हें अपने फैसले पर पहरा देना था, और मेरी तो इतलात के मुताबिक उस वक्त उन 3 जजेस साहिबान में से 2 की ये राय थी कि हमें कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करनी चाहिए। बहरहाल फिर एक ने कहा कि ऐसा नहीं क्या होना हम चाहिए। तनहा रह गए, हम कम रह गए, अंदर बहरहाल- गेम नंबर चेंज, सुप्रीम कोर्ट में नंबर गेम चेंज हो चुकी है। उस वक्त भी चेंज नहीं हुई थी, वो उनके जहन में ही हुई थी। अगर वो करना चाहते तो सर कर लेते। बहुत सारे केसेस थे जिनको वो डिसाइड करना चाहते तो कर सकते थे। उसमें एक फौजी अदालतों का केस भी है जो उन्होंने नहीं डिसाइड किया था। इस बात को हमें एडमिट करना चाहिए। अब जहाँ तक ताल्लुक है 12 जुलाई का, तो 12 जुलाई एक ऐसा केस है जिसके बारे में हम ये भी कह सकते हैं कि इस एक पर्टिकुलर केस या उसके उस फैसले के लिए ही 26वीं आईनी तरमीम को फिर लाना पड़ा। 12 जुलाई से पहले बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, मगर इस इंटेंसिटी के साथ वो चीज़ें नहीं थी। और अभी आप बात कर रहे थे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की। सबसे पहले तो ये बात वाज़ेह होनी चाहिए कि रिव्यू फाइल हुआ है, फैसला आया है 12 जुलाई जुम्मे की दोपहर को, और रिव्यू फाइल होता है नेक्स्ट वर्किंग डे यानी मंडे को। और जो उस हफ्ते की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की मीटिंग थी उसका जो शेड्यूल है वो पहले से हो चुका था, और वो तमाम तर जो लवाजमात थे वो तय थे। इसको सप्लीमेंट्री के तौर पर इस पर्टिकुलर केस को मंगल के रोज़ होने वाली उस मीटिंग के अंदर ऐड कर लिया गया, और जजेस साहिबान से कहा गया कि 2 जस्टिस मुनीब और जस्टिस मुनीब वाज गालिबन इन कराची, वीडियो लिंक के जी, जरिए जी। ज्वाइन किया था। उन्हें कहा गया कि हम ये क्यों इतने जल्दी है, इसको आप लगा रहे हैं, अभी तो शॉर्ट ऑर्डर भी नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि वजह यह है, अभी खोखर साहब कह रहे हैं कि ऑर्डर तो आ चुका था और रिव्यू हो भी जाता। रीज़न ये है जो बाद में आई भी है उन जजेस के नोट्स में कि जब डिटेल रीजनिंग आनी है, हो सकता है आप जिन ग्राउंड्स के ऊपर रिव्यू ले रहे हैं आप रिव्यू ना लें, क्योंकि उसकी रीजनिंग आपको ऑलरेडी उस डिटेल रीजनिंग में मिल जाए। तो ये ऐसा होता नहीं है। बेहतर यही है कि हमें इंतज़ार करना चाहिए डिटेल रीजनिंग का, उसके बाद फिर रिव्यू आए उसको फिक्स कर लिया जाए। ये एक पूरी सबसे पहला तो सवाल है ना कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत का फुल कोर्ट का मेजॉरिटी जजमेंट है, आप उस पर अमल दरामद तो करें ना, रिव्यू में जाएं। गलत हो सकता है वो जजमेंट, वाइन को रीराइट किया गया होगा, इसको भी मान लेते हैं तमाम आर्गुमेंट्स को, बट यू डोंट रिस्पेक्ट दैट जजमेंट एट ऑल, आप उस पर इम्प्लीमेंट नहीं करते। इनका एक आर्ग्यूमेंट है, मैं भी उससे समवट एग्री करता हूं। जो 63A की जजमेंट थी जस्टिस मुनीब अख्तर की, एक तासुर है कि आइन को रीराइट किया गया, अमल दरामद हुआ था उस जजमेंट पे, बाद में उस जजमेंट को वापस ले लिया गया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। हाँ, सुप्रीम तो कोर्ट ने मैं undo भी किया। ये कहता हूं तरीका और कि प्रोसीजर 12 तो जुलाई के फैसले पर भी अमल दरामद आपको करना सही। है, और उसके बाद पंजोता आपको साहब, जजमेंट वापस लिस्ट लेनी तो है। आप बना के बैठे में आपने पढ़नी है। पहले ये बताएं, इमरान खान साहब जो हैं वो आप माइनस हो गए, क्या है ये, क्या अलीमा खान साहिबा कह रही हैं कि लगता है कि माइनस हो ही गए हैं, और अगर गंडापुर साहब ने, आपकी जमात ने यही करना था आखिर में आके, और ये बजट इसी तरीके से पास कर लेना था कि पिछले 1-1.5 साल से हिजान पीका इस वजह से आया, 4 अक्टूबर को आ रहे हैं, नवंबर में आ रहे हैं, 26वीं आईनी तरमीम इसकी वजह से आई, आपकी इस लड़ाई, इस पोस्चरिंग की वजह से इस मुल्क में इंटरनेट बंद रहा। दुनिया में हम म्यांमार के बाद सबसे सेकंड लास्ट नंबर पर हैं जहाँ पर इंटरनेट नहीं चला, जहाँ पर सोशल मीडिया ऐप्स बंद रहीं। भाई आप शुरू में इसी किस्म की कोई पॉलिसी रख लेते, गंडापुर साहब से कहते, ये सब कुछ होता ही ना, 26वीं आईनी तरमीम आती, ना आईनी बेंच बनता, ना कुछ और होता। जस्टिस मंसूर भी चीफ जस्टिस बन जाता। हाँ, ये देखिए सुने नकवी साहब, बात यह है कि इमरान खान को माइनस कोई नहीं कर सकता। अगर कोई कोशिश करेगा भी तो उसकी प्लानिंग जो है वो ख़त्म कर दी जाएगी। इमरान खान जो हैं वो, उनके साथ आवाम खड़ी है, हम तमाम लोग खड़े हैं, और उनके नज़रिए के साथ हम इंशाअल्लाह ताला आखिरी सांस के आखिरी कतरे तक हम इंशाअल्लाह ताला उनके साथ लड़ेंगे। नंबर 1। नंबर 2 बात आ गई कि वो चले गए जैद साहब, चले मैं पहले जो है हमारे भाई खोखर साहब बैठे हुए हैं, एहसान साहब, उनके बातों का जवाब दे दूँ। पहली बात, इलेक्शन कमीशन पार्टी बना रहा,
इंटर पार्टी इलेक्शन उसने कहा कि ठीक नहीं है। हम पेशावर हाई कोर्ट गए, पेशावर हाई कोर्ट ने हमारे हक में फ़ैसला दिया। उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट मामला आया। सुप्रीम कोर्ट में जब मामला आया तो सुप्रीम कोर्ट ने, उस वक्त काजी फैसल साहब बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि जनाब आप जो है वो आपसे बल्ला ले लिया जाए। तो बल्ला ले लिया गया। तो बल्ला लेने के बाद हमें आज़ाद कर दिया गया। जब हम टिकट्स लेकर गए, जमा करवाए, मैं खुद जाकर इलेक्शन लड़ा और हमने कहा कि ये पीटीआई, उन्होंने कहा जी नहीं अब आप आज़ाद हैं, बताएं इनमें से निशान कौन सा लेना। ज़बरदस्ती हमें निशान अलॉट कर दिए गए। हर रोज़ ने कहा कि जनाब आप आज़ाद हैं। सलमान अकरम राय साहब हाई कोर्ट भी रजू करते हैं, वहाँ उन्हें कोई रिलीफ नहीं मिलता। उन्हें कहा जाता है कि आप इलेक्शन कमीशन जाएँ। उस फैसले को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट आते हैं, 2 दफ़ा दरवाज़ा खटखटाते हैं, उनको वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं मिलती और कहा जाता है कि जी बस आप इलेक्शन कमीशन ही जाएँ, यहाँ आप गलत आ गए। नहीं, उसके बाद हैरान कुन तौर पे अभी सवाल के अंदर ये भी पूछते हैं कि आप हमारे पास क्यों नहीं आए। जी हाँ, देखें ना, और ऐसी सारी सूरत हाल के अंदर वो कहते हैं हमारे पास क्यों नहीं आए। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के को जिस तरह आज़ाद इलेक्शन कमीशन ने किया, उसकी बदनीति वाज़ेह नज़र आ गई। और उस फैसले के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये इलेक्शन कमीशन की गलती है कि उसने इनको आज़ाद किया। फिर मखसूस नशस्तें कहीं पर आइन के अंदर खोकर साहब मुझे दिखा दें, लिखा हो कि ये किसी और जमात का हक है, पीपल्स पार्टी या नून लीग का हक है। एक सेकंड होल्ड, कहीं पर नजर नहीं आएगी। एक सेकंड होल्ड कीजिए, आप कंटिन्यू कीजिएगा। खोकर साहब, वैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जब ये जजमेंट दे दिया 3 मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने, उसमें चीफ जस्टिस शामिल हैं, उसके बाद क्या वो ट्रिनिडाड एंड टोबागो चले गए थे, कुस्तुनतुनिया शिफ्ट हो गए थे? अखबारात में तो ये रिपोर्ट हो रहा था जो बता रहे हैं पंजोता साहब, सारी वाज़ेह नजर आ रहा था कि सुप्रीम कोर्ट की हमारे तजवीज़ कुनिंदे, तायद कुनिंदे उठाए जा रहे थे, पेपर 13 जनवरी की जजमेंट पे अमल दरामद नहीं हो रहा। वो कहते थे दरखास्त लेकर आए, हम दरखास्त लेकर जा रहे थे, वो दरखास्त नहीं सुनते थे। सारा सब अपनी जजमेंट पे पैरा देना काजी साहब का भी काम था। इसा मैं एक सेकंड बताऊं, आपने 2 बात की है। एक बात की है जो आपकी 13 जनवरी की जजमेंट है जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन से है, दूसरी जो बात है वो आपकी 12 जुलाई से। मैं पहले आपको बताता हूँ इंट्रा पार्टी के अंदर, इंट्रा पार्टी के लंबी नहीं, वक्त खत्म हो फिर रहा है, सुन जरा लेना। क्विकली कर फिर दें। इंट्रा पार्टी के अंदर ये है कि एज ए पॉलिटिकल पार्टी पीटीआई आज भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर रजिस्टर्ड है, लेकिन उस रजिस्ट्रेशन का मतलब ये नहीं है कि इनको कॉमन सिंबल दिया जाता जो सेक्शन 209 या 215 की रिक्वायरमेंट है। अब 215 के अंदर अगर आपको सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता, जब आपको इलेक्शन सिंबल नहीं मिलता, तो इसका मतलब ये है कि आप एज ए पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे इलेक्शन नहीं लड़ सकते, यानी कि इलेक्शन सिंबल के ऊपर। और अगर आपका इलेक्शन सिंबल नहीं है तो आर्टिकल बिल्कुल है ना, आज भी है, आज भी है, लेकिन आज भी है, लेकिन आर्टिकल 51 या आर्टिकल 106 के नीचे जो है, 51 और 106 के नीचे सीट्स नहीं मिल सकती। दूसरा जो आपने 12 जुलाई की जजमेंट बात की है ना, 12 नहीं मिल सकती। इस रिजर्व सीट्स के अंदर, रिजर्व सीट्स के अंदर भी जो है पीटीआई भी एंटाइटल नहीं है, क्योंकि उसने इलेक्शन ऑल अलोंग इनका मौक़िफ़ रहा है। ये कहते हैं कि किसी को भी दूसरी को भी नहीं मिल सकती कि जो अब ये है कि जिससे मैं एग्री नहीं करता। दूसरा ये है, और ये भी मैं आपको बताऊं, मैं एक सेकंड बताऊं कि इन्होंने बजाते खुद इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ विंडो शॉपिंग करके पेशावर हाई कोर्ट के अंदर गए। इनके ख्याल के मुताबिक पेशावर हाई कोर्ट उस वक्त न्यूट्रल था, इंडिपेंडेंट था, और वहां से इन्हें 5-0 से एक फैसला मिला। अब 5-0 से अगर फैसला मिला है आपको, तो आप उसी वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर पीटीआई पार्टी बन जाती कि भाई साहब अब हमारी एसआईसी की स्ट्रेटेजी फेल हो गई है, हम एज ए पीटीआई के तौर पर आते हैं। और दूसरा ये है कि सुप्रीम कोर्ट जब बजाते खुद रिव्यू के लिए चीजों को पेंडिंग कर दे और फिर रिव्यू भी ना सुने और ये कहें हम छुट्टियों पे हैं, तो मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट को चाहिए था कि फैसले के ऊपर अमल करवाते। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए था कि जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है, तो जिन्होंने फैसला इंप्लीमेंट करके इलेक्शन कमीशन में पार्टी बन गया। इलेक्शन कमीशन का क्या काम बनता था? सुप्रीम कोर्ट जाते कहते कि हमें सीटें दी जाए, इलेक्शन कमीशन के रिव्यू के ऊपर सितंबर तक फैसला नहीं आया। सुन लेना, और इन्होंने ये बात की, टाइम ओवर हो गया, चले फिर से वक्त खत्म हो फिर से इस प्रोग्राम को खत्म। लेकिन 2 चीजें रह गई थी, साइफर वाली भी रह गई थी, और जो आज़ाद उन्होंने मीडिया की बात की वो भी रह गई थी। वो तो मैंने सब तमाम तस्वीरें दिखानी है कि ये वो तमाम लोग हैं जिनको आपने चैनल से हटा दिया। विद नेम्स मैंने पढ़ना था, इमरान रियाज, सदीक जान से लेकर, लेकिन वो डेफिनेटली जैद साहब चले गए। मैं उनको दिखाता कि इतनी जमहूरियत पाकिस्तान के अंदर और इस तरह आज़ाद लिया। आपकी बात रजिस्टर होगी, और जाहिर है कि जाहिद साहब जो हैं उन्होंने तो इससे थोड़ा सा डिफरेंट मौक़िफ़ लिया। बहुत शुक्रिया तमाम साहिबान का। नईम पंजोता साहब, हाफिज़ एहसान खोकर, अदील सरफराज, जाहिद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।